हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द मंजिल क्लासेस। हम आ चुके हैं आपका एक नया वीडियो लेक्चर लेके, और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके स्पेशलाइजेशन का जो यूनिट 1 है उसका लास्ट टॉपिक दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन का आपकी सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ा। आज इस वीडियो लेक्चर में हम उन सब चीजों को एक्सटेंसिवली और इलैबोरेटली पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है बच्चों? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है जब इंडस्ट्रीज का सेटअप होना स्टार्ट हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर मैं आपको समझाऊं, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जहां पे आपकी सोसाइटी और जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम है, मींस आपकी सोसाइटी और आपकी इकोनॉमी में चेंजेस आए। और वो कैसे चेंजेस होने चाहिए कि वो ऐसे चेंजेस हो जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी जो पहले प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, मीन जब इंडस्ट्री नहीं थी, जब हैंडीक्राफ्ट सिस्टम था, हाथों से चीजें बनाई जाती थी, मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, वो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाए इनटू इंडस्ट्रियल वन, जहां पे मशीनों का इस्तेमाल किया जाए, मैकेनाइजेशन हो, जहां पे ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जाए, जहां पे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाए। तो इसकी वजह से आपकी सोसाइटी में और आपके इकोनॉमिक सिस्टम में जब चेंज आता है, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली है क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस जब आपकी इकोनॉमी, सपोज कीजिए वो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करती है, मींस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है जहां पे सिर्फ खेती बाड़ी होती है। तो अगर आपकी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी से शिफ्ट हो जाए, एग्रेरियन इकोनॉमी से ट्रांसफॉर्म होके एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाए, उस पूरे प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं? दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पहले जैसे भारत एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था जहां पे हमारा मेजर सेक्टर, मेजर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारे एग्रीकल्चर की थी, बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हुए, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जन्म हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्री सेटअप हुई, और इंडस्ट्री के सेटअप होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, गुड्स एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, मीन चीजों की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ने शिफ्ट किया फ्रॉम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी टू मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इकोनॉमी। इस तरह के जो शिफ्ट आता है आपकी इकोनॉमी में, एक मेजर शिफ्ट, जब आप वन फॉर्म ऑफ सोसाइटी, वन फॉर्म ऑफ इकोनॉमी टू अदर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी दैट इज मोर एडवांस्ड इकोनॉमी में जब आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, उस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता किसकी वजह से है? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की होना स्टार्ट हो, जब नई नई इन्वेंशंस होना स्टार्ट हो, नई नई डिस्कवरीज होना स्टार्ट हो, जो हमारे जब दुनिया में नई नई डिस्कवरीज हुई, मशीन्स बनना स्टार्ट हुई जिन्होंने इंसान के काम को और आसान किया, उस पूरे प्रोसेस ने, उस पूरी डिस्कवरी ने, उस पूरी डेवलपमेंट ने पूरे दुनिया के जो चीजें बनाने की जो उनकी कैपेसिटी थी, चीजें बनाने का जो पूरा प्रोसेस था, उसको ट्रांसफॉर्म किया हो। 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन आया वहां पे। जो चीजें पहले हाथों से बनाई जाती थी, वो विद द एवोल्यूशन, विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, विद द एवोल्यूशन ऑफ न्यू मशीन्स, उसकी वजह से जो हाथों से चीज बनाई जाती थी वो बाद में बल्क क्वांटिटी में मशीन से बनाई जाने स्टार्ट हुई। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले दुनिया में हुआ इंग्लैंड में और साथ में कुछ यूरोपियन कंट्रीज में। और जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ और साथ में कुछ यूरोपियन कंट्रीज में स्टार्ट हुआ, इसने फाउंडेशन रखी पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की। देखिए, इंग्लैंड और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इन्होंने सामान बनाना स्टार्ट किया, गुड्स प्रोडक्शन की इन्होंने। अब इनको दुनिया में सामान बेचना था, तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? इन्होंने दुनिया की बाकी कंट्रीज को कॉन्कर करना स्टार्ट किया। कॉन्कर का मतलब क्या है? इन्होंने बाकी कंट्रीज को कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया, कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया। कॉलोनाइजेशन के पीछे कारण क्या था? इन्होंने क्या कारण था कॉलोनाइजेशन का? इंडिया गुलाम रहा अंग्रेजों का कितने साल, इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था दैट इज दे वांटेड अ न्यू मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड गुड्स। उनको अपने सामान बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए थे, और दुनिया में जिस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम वीक होगा उस कंट्री को इजीली सब्जुगेट किया जा सकता था। इंग्लैंड और बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी ऐसा ही किया। हमारे कंट्री के राजाओं के बीच में जो इंटरनल डिस्प्यूट थे, उनका फायदा उठा के, उनको हरा के पूरे देश पे राज किया, और इस देश को एक तरह से अपने सामान बेचने की मार्केट में कन्वर्ट किया।
तो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इसने पूरे दुनिया में एक फाउंडेशन क्रिएट की फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मिस गौर इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरह से डिफाइन किया? ये कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रोसेस है जहां पे जो आपकी प्रोडक्शन होती है सामान की, गुड्स मींस आपका सामान, जो आपके सामान की प्रोडक्शन होती है वो हाथों से नहीं, अब वो मशीनों से, बिजली से चलने वाली मशीनें जब आपके हाथों से बनाई जाने वाली चीजों को रिप्लेस कर दें, जब बिजली से चलने वाली मशीनें आपके हाथों को रिप्लेस कर दे, उस तरह के चेंज को, उस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो मिस गौर की डेफिनेशन आपको ये क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट आती है जो कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है सोशियोलॉजी की, उसके मुताबिक इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हम इंडस्ट्रियलिज्म भी कहते हैं, वन एंड द सेम थिंग, दोनों सेम चीजें, इंडस्ट्रियलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बेसिकली है क्या? ये ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब है बच्चों चेंज, वो चेंज जहां पे आप जब सामान बनाते हैं, देखिए इंडस्ट्री में सामान बनता है, चाहे वो हाथों से बने या मशीन से बने। तो कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी कहती है इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली है क्या? ये वो चेंज है। किसमें चेंज? चीजें बनाने के मेथड में चेंज। जब आप जो गुड्स बना रहे हैं उनको बनाने के तरीके में जब चेंज आता है, जिसकी वजह से अब लार्ज क्वांटिटी में आप चीजें बना सकते हैं, और लार्ज क्वांटिटी में चीजें बनाओगे दैट मींस आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने की कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो अपनी। तो यहां पे ये एक कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी यही कह रही है, जब चीजें बनाने के मेथड में आप चेंजेस लाते हैं तो इसकी वजह से आप अपनी, कोई भी कंट्री अपनी वेल्थ क्रिएटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। कोई भी कंट्री अपनी वेल्थ क्रिएटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब क्या है? देखिए अगर मैं कोई हाथों से चीजें बनाऊंगा तो मैं एक लिमिटेड क्वांटिटी में चीजें बना पाऊंगा। मींस मैंने कुछ ही प्राइस का कुछ सामान बनाया है, बट जब मैं वही मशीन से सामान बनाऊंगा, सेम सामान बनेगा बट फास्टर तरीके से बनेगा, लार्ज क्वांटिटी में बनेगा। दैट मींस अगर मुझे कोई कंपनी ऑर्डर देती है 100 चीजें बनाने का, 100 खिलौने बनाने का, अगर उन खिलौनों को बनाने में मैं कोई 50 दिन लेता हूं, हाथों से बनाऊं तो 50 दिन लगते हैं, और वही अगर मैं मशीन से बनाऊंगा तो वो मशीन एक दिन में बना देगी। दैट मींस मेरे पास 49 डेज और बचते हैं कि और ज्यादा सामान बना सकूं, और ज्यादा ऑर्डर्स ले सकूं। तो क्या इससे मैं अपनी वेल्थ क्रिएटिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा हूं या नहीं बढ़ा रहा हूं? तो मतलब जब आप अपने ट्रेडिशनल सिस्टम से ज्यादा पैसा ना बना पाओ और अगर आप मॉडर्न तरीके से पैसा बनाना स्टार्ट कर दो, और वो कैसे हो सकता है? जब आप अपने मेथड ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस लाएं, जब आप मॉडर्न मशीन्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं दैट इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुआ क्या? सबसे पहले मशीनीकरण हुआ, मैकेनाइजेशन हुआ। मींस हमारे हाथों को, लेबर्स को किसने रिप्लेस किया? मशीन्स ने रिप्लेस किया। एंड ऑटोमेशन हुआ। मैकेनाइजेशन मींस मशीनों ने लोगों को रिप्लेस किया, वर्कर्स को रिप्लेस किया। ऑटोमेशन का मतलब क्या है? मींस ऑटोमेशन का मतलब है सेट ऑफ मशीन्स। ये वो सेट ऑफ मशीन्स हैं जो बाकी मशीन्स को, रेस्ट ऑफ द मशीन्स को कंट्रोल करती हैं। अगर आप किसी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चले जाएं तो आपको वहां पे पूरा सिस्टम ऑटोमेशन पे बेस्ड दिखेगा। मतलब एक मशीन बाकी सारी पूरी असेंबली लाइन को, कि किसी ने खिड़की लगानी है, किसी ने शीशा फिट करना है, किसी ने डैशबोर्ड फिट करना है, तो ये पूरे असेंबली लाइन को एक पर्टिकुलर मशीन मींस एक कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो कंट्रोल करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है सारे प्रोसेस को। इस तरह के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोमेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन होता है। दूसरा, इसने फैक्ट्री सिस्टम की फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया, फैक्ट्री सिस्टम की फाउंडेशन रखी, जिसकी वजह से जो एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे हम बिजनेसमैन हैं, हमें एक मौका मिला कि हम लेबर्स को हायर कर पाएं एट अ चीप कॉस्ट, क्योंकि मार्केट में बहुत लोगों को नौकरी चाहिए, और जब ज्यादा लोगों को नौकरी चाहिए वो कंपीट करेंगे, और जब वो कंपीट करेंगे, ये मेरे लिए बेनिफिट है एज ए बिजनेसमैन कि मैं उनके साथ बार्गेनिंग करूं और उनकी सैलरी को कम कर सकूं। तो फैक्ट्री सिस्टम की इन्होंने फाउंडेशन रखी। दूसरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हुआ क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई किया।
क्यों किया, साइंटिफिक मेथड्स को क्यों अप्लाई किया? देखिए हाथों से जब चीजें बनती थी उसकी प्रोडक्टिविटी भी इतनी नहीं होती थी, उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। पर जब हमने साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया तो इसकी वजह से हमने प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज किया, दैट मींस प्रोडक्शन भी बढ़ाई और उसकी क्वालिटी में भी हमने चेंजेस लाए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बेनिफिट क्या हुआ कि हमने साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी क्वालिटी मींस हमें कम समय में लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सकते थे एट अ फास्टर एंड एफिशिएंट मैनर, और जिनकी क्वालिटी और साइज अप्रोप्रिएट होता था। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लेबर की डिवीजन हुई। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से दो तरह के लेबर्स डेवलप हुए, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्किल्ड का मतलब क्या है? जिन्हें मशीन्स पे काम करने के पूरे स्किल्स थे, कंप्यूटर्स पे काम करने के पूरे स्किल्स हैं, उनको बोलते हैं स्किल्ड लेबर्स, और जिनकी मार्केट में डिमांड, इंडस्ट्री में डिमांड बहुत ज्यादा है। और दूसरे आते हैं अनस्किल्ड, जो पैकेजिंग में लगे रहते हैं। तो यहां पे उन्होंने लेबर की डिवीजन की इंडस्ट्रियलाइजेशन ने, एंड स्पेशलाइजेशन को प्रमोट किया। स्पेशलाइजेशन मीन जब आप एक काम करने में स्पेशलिस्ट हो, जैसे सपोज कीजिए आप अकाउंट्स को मैनेज करने में स्पेशलिस्ट हैं, आप इंजीनियरिंग वर्क करने में स्पेशलिस्ट हैं, आप उस ऑटोमेशन लाइन को कंट्रोल करने में स्पेशलिस्ट हैं। तो इसने स्पेशलाइजेशन को प्रमोट किया, मींस लोग एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स में ही अपना टाइम डेडिकेट करते गए, और उस डेडिकेशन की वजह से वो उस पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स में एक्सपर्ट बने, उनको उसमें स्पेशलाइजेशन हुई, जिसकी वजह से उनकी मार्केट में, उनकी सोसाइटी में, उनकी इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ना सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर को प्रमोट किया, इवन स्पेशलाइजेशन को भी प्रमोट किया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? देखिए लोग जो लेबर थे, लेबर की सोशल मोबिलिटी एंड जियोग्राफिकल मोबिलिटी होना स्टार्ट हुई। पहले जियोग्राफिकल मोबिलिटी का मतलब है जैसे आज भी हमारे यहां पे बाहर की स्टेट के लोग काम करने आ रहे हैं, काम की तलाश में आ रहे हैं, दैट इज द जियोग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ द लेबर। अपनी स्टेट में काम नहीं होगा तो हमारी स्टेट में आ रहे हैं, दैट इज जियोग्राफिकल मोबिलिटी। मोबिलिटी मींस मूवमेंट। और सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या है? जब हम, चाहे वो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, अगर हमने एक स्किल एक्वायर किया, इंडस्ट्री में हमारी डिमांड बढ़ी, हमें उसके अच्छी पेमेंट मिलना स्टार्ट हुई, तो सोसाइटी में जो हमारा स्टेटस है वो बढ़ना स्टार्ट होगा। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कास्ट सिस्टम को रिप्लेस करके एक नया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को प्रमोट किया, एंड दैट इज दी क्लास सिस्टम। और क्लास सिस्टम बेसिकली वेल्थ पे डिपेंड करता है, जिसके पास जितनी वेल्थ वो सोसाइटी में उतना ऊपर होगा। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स डेवलप करूंगा, सपोज कीजिए मुझे अगर इंडस्ट्री में, मुझे अगर आईटी सेक्टर की बात करूं, मुझे डेवलपमेंट का काम आता है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूं, तो आई विल बी हाईली डिमांडेड इन द मार्केट, और उसके लिए मुझे हाई सैलरी मिलेगी। चाहे मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, बट मेरे स्किल्स की वजह से मेरी इतनी हाई सैलरी होगी, करोड़ों में पैकेज होगा, माइक्रोसॉफ्ट मुझे बुलाएगा, एप्पल मुझे बुलाएगा, अमेजोन वाले मुझे बुलाएंगे, तो इसकी वजह से मुझे सैलरी पैकेजेस मेरा बढ़ते जाएगा। जब सैलरी पैकेज बढ़ेगा ऑब्वियसली मेरी वेल्थ बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी मींस मेरा सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा। तो इसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ज्योग्राफिकल एंड सोशल मोबिलिटी होती है लेबर की। दूसरा, कोई रिसोर्सेज पड़े हैं, हम उसको एफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं पता कैसे यूज करना है, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जब नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई तो उन्होंने वो जो बेकार पड़े हुए, आइडल पड़े हुए नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनकी भी बेटर यूटिलाइजेशन करने में हमें हेल्प की। और इन आइडल नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? इससे हमारी बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। मतलब हम उन यूजलेस मटेरियल का, यूजलेस नेचुरल रिसोर्सेज का, जो बेकार पड़े हुए हैं, उनका भी इस्तेमाल करके, उनको भी एक प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट करके अपने देश की इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तीसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लेबर को इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट किया। आज आप देख रहे हैं किसान का बेटा फार्मिंग नहीं करना चाहता है, वो स्किल सीख रहा है, वो आईटी सेक्टर में जाना चाहता है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहता है, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहा है, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। क्यों? बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके लिए वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको खींच रहा है अपनी तरफ, क्योंकि इंडस्ट्रीज में काफी ल्यूक्रेटिव पैकेजेस मिलते हैं, और फार्मिंग में उतना ल्यूक्रेटिव उनको कोई फ्यूचर अपना नहीं दिख रहा है। ल्यूक्रेटिव का मतलब है ज्यादा प्रोस्पेक्ट उनको नहीं दिख रहा अपने फ्यूचर का। तो जो इंडस्ट्री है वो लेबर को अट्रैक्ट करती है फ्रॉम द एग्रीकल्चरल और अलाइड ऑक्यूपेशन से। आई थिंक ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हुई होंगी। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं।
अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या है, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। सबसे पहले जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, आपने चीजों को बनाना एक लार्ज स्केल में स्टार्ट कर दिया, इट लीड्स टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से आपके सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस आते हैं। जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे अपने आपके इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस आएंगे और आपके पास पैसा आएगा तो आपके सोशल चेंजेस, आपके सोसाइटी में चेंजेस आना स्टार्ट होंगे, क्लासेस बनना स्टार्ट होंगी। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मैकेनाइजेशन होती है, हम ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करते हैं रादर देन द लेबर्स, क्योंकि लेबर्स एरर कर सकते हैं पर मशीन्स का एरर करने का जो परसेंटेज है दैट इज 0.01%। तो मोर एक्यूरेटली हम काम ले सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स। नेक्स्ट ऑटोमेशन भी आपको बताया मैंने, कंप्यूटर के थ्रू हम इजीली डिजाइनिंग कर सकते हैं, क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ऑटोमेशन भी हुआ। देन स्पेशलाइजेशन क्रिएट हुई, मींस पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स लोगों ने एक्वायर किए, वो उस स्किल में उनकी डिमांड बढ़ना स्टार्ट हुई मार्केट में। और ऐसे ही डिफरेंट स्किल्स लोगों ने एक्वायर किए, किसी ने अकाउंट्स के रिलेटेड एक्वायर किया, किसी ने साइंस के रिलेटेड एक्वायर किया, किसी ने टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, आईटी के रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट, आपकी वेब डिजाइनिंग। तो स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से किसी एक एरिया में जब इंडस्ट्रीज बनना सेटअप हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे इंडस्ट्रियल एरियाज बनना सेटअप हुए, लोग बाहर से मूव करके आने लग पड़े उस एरिया में। जब उस एरिया में लोग मूव करके आने लग पड़े तो मींस पॉपुलेशन बढ़ी हो, जब पॉपुलेशन बढ़ी मींस डिमांड फॉर द मोर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी, इसकी वजह से और ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज वहां पे सेटअप होना स्टार्ट हुए। तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया इज आल्सो द कॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन स्टैंडर्डाइजेशन। आप लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं मार्केट में, एक ही क्राइटेरिया कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का होना चाहिए, उसकी क्वालिटी, उसका साइज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती। इसी क्वालिटी और आपके स्टैंडर्ड्स और आपके प्रोडक्ट के साइज की वजह से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का जन्म हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फिनोमिना और ज्यादा विग्रसली प्रमोट हुआ। क्योंकि जो मशीन्स हैं, मशीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको एक अश्योर्ड क्वालिटी एंड अश्योर्ड साइज के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। यू विल हैव अ बेटर क्वालिटी और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे आज भी आप जब कोई चीज लेने जाते हैं, आप ISO मार्क देखते हैं उसके ऊपर। ISO मार्क क्यों देखते हैं? बिकॉज ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हैं, मतलब इंडस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं कि इस स्टैंडर्ड से कम हम चीजें नहीं बनाएंगे। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जब इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ना स्टार्ट हुआ, जब ज्यादा सामान बनना स्टार्ट हुआ तो इंटरनेशनल ट्रेड, आप कोई कंट्री सारी सामान खुद नहीं बना सकती, तो हर कंट्री को दूसरे कंट्री की नीड है, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड बनना स्टार्ट हुआ। इंटरनेशनल ट्रेड बनने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का फिनोमिना और ज्यादा विग्रसली प्रमोट हुआ। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने नई नई इन्वेंशंस की, डिस्कवरीज की, हमने नई नई मशीन्स बनाना स्टार्ट की, नए नए प्रोसेसेस को हमने डेवलप किया, नए नए मेथड्स को हमने डेवलप किया, इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस हमने और ज्यादा फास्ट किया। एंड द लास्ट वन इज कंपटीशन। मल्टीपल इंडस्ट्रीज है मार्केट के अंदर, सारे सामान बनाना चाहते हैं। अब जो सारे सामान बनाना चाहते हैं उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है कि मार्केट में सबसे बड़ा शेयर कौन लेना चाहता है। इस शेयर के लिए उन्होंने अपने आप को क्या किया, एक दूसरे का कंपीट किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उन्होंने पैसा लगाया, अपना प्रॉफिट लगाया, ताकि और अच्छी क्वालिटी का अपनी प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सके, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में ला सके। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कंपटीशन दैट वाज प्रेवलेंट इन द मार्केट बिकॉज ऑफ द मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स। तो कंपटीशन की वजह से भी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट हुई। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड द नेक्स्ट वन, आइए देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारी शादी के ऊपर। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमी पे क्या असर हुआ, हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी सोसाइटी पे क्या असर हुआ, किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारी सोसाइटी को इंपैक्ट किया। देखिए
सबसे पहले हिंदू ट्रेडिशन की बात करेंगे। हिंदू ट्रेडिशन में शादी को एक बड़ा सैक्रेड एक्ट मानते हैं, क्योंकि ये ही सैक्रेड एक्ट है जो हमें हमारी रिलीजियस ड्यूटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा, और यही रिलीजियस ड्यूटी हमें हमारे मोक्ष तक पहुंचाएगी। देखिए, मैंने आपको बताया मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, और आश्रम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, आश्रम जो सिस्टम है हिंदुइज्म में, उसके मुताबिक पहले आपका ब्रह्मचर्य स्कूल होगा। ब्रह्मचर्य आपका फर्स्ट आश्रम इज ब्रह्मचर्य, देन आपको गृहस्थ में एंटर करना है, गृहस्थ जीवन में, देन आपको उसके बाद वानप्रस्थ, देन उसके बाद आपको संन्यास में जाना है। तो पहले तो मैरिज बड़ी सैक्रामेंटल एंड सैक्रेड कंसीडर की जाती थी, बट जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुई, लोगों ने, पहले हम यही मानते थे शादियां भगवान हेवन में शादियां होती हैं, स्वर्ग में ही भगवान पहले ही हमारे लिए हमारा पार्टनर लिख देता है, बना देता है, और उस पार्टनर के साथ हमने अपनी पूरी जिंदगी जीनी है, इवन 7 जन्म होता है तो उसका साथ देना है। बट जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, लोगों ने हर चीज का रीजन मांगा, हर चीज की जस्टिफिकेशन मांगना स्टार्ट की। लोग और ज्यादा मटीरियलिस्टिक होना स्टार्ट हुए, और इसी मटीरियलिज्म की वजह से, इसी रीजन की वजह से लोगों ने कहा कि शादी का मेन मकसद, लोगों ने यह देखा कि शादी का मेन मकसद है अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करना, और वो कहने स्टार्ट हुए कि बायोलॉजिकल नीड्स को अगर फुलफिल करना है वो किसी और मीडियम से भी फुलफिल कर सकते हैं। तो वो मैरिज को एक सैक्रेड प्रिंसिपल माना जाता था, एक पवित्र रिश्ता माना जाता था कि वो आपको आपके मोक्ष तक पहुंचाएगा। आज के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसको सिर्फ हम कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू सेटिस्फाई योर सेक्सुअल और बायोलॉजिकल डिजायर्स। ये इंपैक्ट किया इसने हमारी सोसाइटी के ऊपर कि मैरिज को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रख दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट आप किसी भी टाइम पे, अगर आपको लगता है कि मेरी बायोलॉजिकल नीड ये पर्सन फुलफिल नहीं कर सकता, आप उसको तोड़ के किसी और पर्सन के साथ एक अलग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट इंपैक्ट। देन पहले के टाइम पे शादियां बड़ी जल्दी होती थी, पर आज के टाइम में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुई है, वर्कर्स जो भी लोग हैं, लोग चाहते हैं कि वो अपने करियर में प्रॉस्पर करें, इसकी वजह से जो एज ऑफ मैरिज है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुकी। तो आज के टाइम पे जो एवरेज एज ऑफ मैरिज है दैट इज 25 to 35। लोग इस एज में शादी कर रहे हैं। पहले 16 साल 13 साल की उम्र में लोग शादी कर लेते थे। तो हायर एज ऑफ मैरिज इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस ऑफ नो मैरिज। कुछ लोग तो अपने करियर में इतना एंग्रॉस हो चुके हैं कि इतना ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, वो शादी करना ही नहीं चाहते हैं। दे कंसीडर मैरिज एज एन इम्पेडिमेंट। वो सोचते हैं कि शादी हमारे करियर में एक रुकावट है और दूसरा आदमी हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वो हमें हमारे करियर को अचीव करने से रोकेगा। इसी वजह से जो शादी आज के टाइम पे कई ऐसे यूथ हैं जो शादी कर ही नहीं रहे हैं। तो देयर इज अ प्रेवलेंस ऑफ नो प्रैक्टिस ऑफ नो मैरिज। फोर्थ पॉइंट जो इंपैक्ट हुआ, लव मैरिज प्रमोट होना स्टार्ट हुई। पहले के टाइम पे जो हमारे पेरेंट्स थे वही हमारे लिए दूसरा पार्टनर हमारे लिए ढूंढते थे, दैट मींस अरेंज मैरिज प्रेवलेंट थी। बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, मेन और वुमेन मिलकर काम करने लग पड़े इंडस्ट्री में। दे गेट टू नो ईच अदर, दे गेट टू नो द आइडियाज ऑफ ईच अदर, दे गेट टू नो अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द ईच अदर। तो इसकी वजह से उनके बीच में अफेक्शन बढ़ी, कंपेनियनशिप बढ़ी और कंपेनियनशिप की वजह से दे आर गेटिंग मैरिड। तो लव मैरिज प्रमोट हुई बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड द लास्ट वन इज डाइवोर्स रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ। पहले तो हस्बैंड वाइफ आज के टाइम में, आज के इंडस्ट्रियल एरा में हस्बैंड वाइफ अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग उनके ऊपर प्रेशर्स हैं। तो उन्होंने अलग अलग बिलीफ सिस्टम डेवलप किए हैं, अलग अलग एटीट्यूड्स उनके बीच में डेवलप हो चुका है। और जब एटीट्यूड डिफरेंट है तो उसकी वजह से क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं और इनटॉलरेंस जैसी चीजें उनके अंदर बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम पे इंडस्ट्रियल टाइम में डाइवोर्स रेट बढ़ चुका है इन दी मॉडर्न सिटीज ऑफ इंडिया एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो आई थिंक ये जो इंक्रीज इन डाइवोर्स रेट है और ये जो इंपैक्ट है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का मैरिज के ऊपर, आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट इंपैक्ट देखते हैं फैमिली के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ। देखिए, पहले लोग मिलकर काम करते थे, पहले खेती बाड़ी करते थे, तो पूरी परिवार साथ रहता था, तो पहले ज्वाइंट फैमिली थी। बट जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, घर के मेल मेंबर्स चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, वो बाहर मूव करना स्टार्ट किए फॉर गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज इन न्यू सेक्टर्स। तो इसकी वजह से जो बाहर मूव किए, दे गेटेड मैरिड आउटसाइड और उनके अपने बच्चे हुए वहां पे, तो ज्वाइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रेक होना स्टार्ट हुआ। और जब ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ब्रेक होना स्टार्ट हुआ तो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मींस हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, इवन ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं साथ में। तो फैमिली
ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम इंडस्ट्रियलाइजेशन ने खत्म किया, न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट को एमर्ज करवाया। सेकंड, स्टेटस ऑफ वुमेन बढ़ा। अब वुमेन काम कर रही हैं, मार्केट में काम कर रही हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं, वो अच्छी एजुकेशन एक्वायर कर रही हैं, तो इसकी वजह से मार्केट में, इंडस्ट्री में, सोसाइटी में वुमेन का स्टेटस बढ़ते जा रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली। फैमिली टूट रही है, मेल मेंबर्स काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, लड़के घर के पढ़ने के बाद बाहर जा रहे हैं। इसकी वजह से जब वो बाहर जाते हैं फैमिली एक तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इवन जब ये मेल मेंबर्स या लड़के बाहर काम कर रहे हैं, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग दैट इज एक्सेप्शनली हाई एंड दे कांट अफोर्ड टू इवन टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। तो इसकी वजह से उनके पेरेंट्स किसी और जगह में रह रहे हैं और वो किसी और जगह में रह के काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो फैमिली है वो डिसइंटीग्रेट होती जा रही है। एंड द लास्ट वन इज चेंज इन द फैमिली गोल्स। पहले फैमिली का मेन गोल क्या था? टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। कलेक्टिविज्म था सबके बीच में, मींस सब परिवार का एक आदमी कहता था कि मैं काम करूंगा, सबको खिलाऊंगा, सबका ध्यान रखूंगा। बट आज के टाइम पे ये फैमिली गोल्स चेंज हो रहे हैं। अगर कोई आदमी काम कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है। तो आज के टाइम पे इंडिविजुअलिज्म ज्यादा प्रमोट हो रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक नेचर। आज के टाइम पे प्राइवेसी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो फैमिली के जो गोल्स थे कि वेलफेयर ऑफ ऑल इन द मेंबर, ऑल इन द फैमिली, वो गोल कहीं ना कहीं डिसओरिएंट होके आज सिर्फ देयर इज ओनली वन कंसर्न, दैट इज हाउ मैं अपना वेलफेयर, अपने आप को कैसे और ज्यादा प्रोग्रेस करवाऊं रादर देन मैं दूसरों के। और यहां पे एक और चीज हो रही है, आज के टाइम पे जो बच्चा है वो फैमिली के कंट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं कर रहा है। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हर इंसान को इतना इंडिविजुअलिस्टिक बना दिया हुआ है, इतना मटेरियलिस्ट बना दिया, वो कहता है कि मेरी सक्सेस के पीछे सिर्फ मेरा ही कंट्रीब्यूशन और किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसकी वजह से भी हमारे फैमिली गोल्स चेंज हो रहे हैं, हम सेल्फ ओरिएंटेड हो रहे हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, और इसकी वजह से फैमिली भी डिसइंटीग्रेट हो रही है। तो दीज आर द इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द फैमिली। कास्ट सिस्टम पे किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंपैक्ट किया? सबसे पहले कास्ट सिस्टम बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हुआ, टूटा कास्ट सिस्टम। कैसे? इंडस्ट्री में काम करने वर्कर आएंगे। पहले के टाइम में जो अपर कास्ट थी, अपर कास्ट कंट्रोल करते थे सबको, बट जैसे इंडस्ट्री डेवलप हुई, इंडस्ट्री में जिसके पास स्किल है वही आगे ग्रो करेगा। जो ट्रेडिशनल सिस्टम था जो हर कास्ट को कंट्रोल करता था, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे वीकेंड हो चुका है। क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम आज भी अगर हम कहें विलेजेस में ज्यादा प्रेवलेंट है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांटेड टू मूव टू द अर्बन सिटीज, और अर्बन सिटीज में कास्ट सिस्टम जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पीपल ओनली बिलीव इन द टैलेंट ऑफ द पर्सन, पीपल ओनली बिलीव इन द स्किल्स ऑफ द पर्सन, पीपल ओनली बिलीव इन द एजुकेशन। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो कास्ट सिस्टम है, आज जो लोअर कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के जो पीपल हैं, दे आर आल्सो गेटिंग एजुकेटेड, और वो मार्केट में हाई स्किल्स में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में। तो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डिसइंटीग्रेट हो चुका है। ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस कम हो चुका है। पहले ब्राह्मण्स का बहुत इन्फ्लुएंस था, मींस ब्राह्मण विल बी अ टीचर, बट आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन सबका राइट है, और जो एजुकेशन एक्वायर करेगा वो उस सोशल हायरार्की में ऊपर बढ़ता जाएगा, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ एक ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को प्रमोट करती है, दैट इज अ क्लास सिस्टम, और क्लास सिस्टम इज अ इकोनॉमिक टर्म। तो ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो पहले जो आपका कास्ट सिस्टम था, जो फंक्शंस के ऊपर बेस्ड था, मतलब कि ब्राह्मण विल बी अ टीचर, क्षत्रिय विल बी अ वॉरियर, वैश्य विल बी अ बिजनेसमैन, शूद्र विल बी अ फार्मर। ये जो कास्ट सिस्टम था, जो फंक्शंस के ऊपर बेस्ड था, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इस कास्ट सिस्टम को, जो फंक्शन के ऊपर बेस्ड था, मींस फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द कास्ट, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एबॉलिश किया। आज चाहे शूद्र कम्युनिटी का हो, फार्मर का बेटा भी अगर आईटी नॉलेज को एक्वायर करता है, वो सोसाइटी में हायर स्ट्रेटा में पहुंच जाएगा, हायर हायरार्की में पहुंच जाएगा वो। तो इसने जो फंक्शन के बेसिस पे जो कास्ट सिस्टम डिवाइडेड थी, पहले फार्मर का बेटा ही फार्मर होगा, बिजनेसमैन का बेटा ही बिजनेसमैन होगा, आज ऐसा नहीं है।
आज इतना ओपन सोसाइटी है, ओपन सिस्टम है, किसी का भी बेटा, कुछ भी बेटा या बेटी कुछ भी नॉलेज एक्वायर करके, कुछ भी एजुकेशन एक्वायर करके वो किसी भी पोजीशन पे, किसी भी रैंक पे पहुंच सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्रूट टैलेंट, स्किल्स और एजुकेशन। जो फंक्शन बेस्ड जो कास्ट सिस्टम था दैट इज अबॉलिश नाउ। मींस ये इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का कि ब्राह्मण्स को वेद ही पढ़ने हैं, क्षत्रिय को वॉरियर ही बनना है, आर्ट ऑफ वॉर सीखनी है, वैश्य को बिजनेस के स्किल सीखनी है। आज वो जो फंक्शनल, आज वो जो स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था जो पुराने टाइम पे बेस था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। और आज जो डिवीजन ऑफ लेबर है, पहले डिवीजन ऑफ लेबर किस बेसिस पे दी? वर्ण सिस्टम पे। आज डिवीजन ऑफ लेबर जो स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे है, मींस हाई स्किल्ड लेबर और लो स्किल्ड लेबर। तो आज जो डिवीजन है लेबर्स की वो इसी बेसिस पे, हाई स्किल्ड जिनके पास हाई टैलेंट, स्किल्स और नॉलेज है, और दूसरा लो स्किल्ड लेबर जिनके पास कम नॉलेज है, कम स्किल्स और कम टैलेंट है। तो डिवीजन ऑफ लेबर आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे दैट इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, एंड स्पेशलाइजेशन मींस योर हाई स्किल्स एंड द लो स्किल्स। एंड द लास्ट इज अनटचेबिलिटी पे जो होल्ड था वो आज के टाइम पे कम हो रहा है। पहले अनटचेबिलिटी का मतलब है पॉवर्टी, जो पोल्यूशन और प्योरिटी का कॉन्सेप्ट, मींस को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बंदा होगा, इंसान होगा, उसको टच करना पोल्यूटेड माना जाता था। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन में मेन फोकस, इंडस्ट्रीज का मेन फोकस क्या है? प्रॉफिट कमाना। वो लोगों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं। इसी की वजह से उन्होंने जिस आदमी में, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, किसी भी कास्ट को बिलोंग करता है, उन्होंने उसको प्रेफरेंस दी। तो इसकी वजह से जो अनटचेबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं आज के इंडस्ट्रियल एरा में कमजोर पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, इवन कम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। एंड द लास्ट वन इज इंटरकास्ट मैरिज की सोलोमनाइजेशन हुई। मीन जब आप इंडस्ट्री में कोई एक मर्द और एक औरत काम कर रहे हैं, उनके बीच में इंटरेक्शंस बढ़ेंगी, प्यार होगा उनके बीच में, तो शादियां होंगी। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वो नहीं देखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज रैशनल आउटलुक को प्रमोट करता है। हम हर चीज की जस्टिफिकेशन मानते हैं, हम जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है हम उसको क्वेश्चन करते हैं। तो इसकी वजह से आज के टाइम पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़ी बड़ी सिटीज जहां पे इंडस्ट्रियल हब है, वहां पे लव मैरिजेस बड़ी कॉमन है। और वो लव मैरिजेस भी इंटरकास्ट मैरिज है, किसी भी कास्ट के होंगे, इट डजंट मैटर। आज के टाइम पे जो शादियां हो रही है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, स्किल्स एंड एजुकेशन। इट डजंट मैटर टू विच कास्ट यू बिलोंग। तो जो इंटरकास्ट मैरिज है उनको कहीं ना कहीं सोसाइटी में मान्यता मिलना स्टार्ट हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पे क्या असर किया आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन ने? सबसे पहले ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का यहां मतलब आप क्या काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, आपके स्किल्स, आपका टैलेंट और आपकी एजुकेशन। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, और आप अगर मैं बात करूं, आप किसी और स्किल्स में हाईली स्किल्ड हैं। आपकी ऑक्यूपेशन आपके रैंक को डिसाइड करेगी। जैसे आज के टाइम पे अगर आपको मैं बोल दूं, एक एमबीए डिग्री वाला ही सीईओ बनेगा, और वो सोसाइटी में उसकी जो रैंक होगा, डिस्पाइट वो किस कास्ट और किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो मैटर नहीं करता है। उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी पोजीशन क्या है उस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, उसके बेसिस पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपकी होती है। हमें नहीं पता कि सुंदर पिचई वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है। अगर वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें यही कंसर्न है कि सुंदर पिचई आज जो गूगल है, गूगल का सीईओ है, और वो सोसाइटी में उस हायर रैंक पे एग्जिस्ट कर रहा है आज के टाइम पे। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट इज सोसाइटी में जो आज स्ट्रैटिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन एजुकेशन। आपने कैसे स्किल्स, आपने एमबीए की है, हाई रैंक मिलेगा सोसाइटी में। आपने इंजीनियरिंग की है, हाई रैंक मिलेगा। आप डॉक्टर हो, हाई रैंक मिलेगा। आपने आईटी स्किल्स एक्वायर किए हैं, हाई रैंक मिलेगा। आज भी साउथ इंडिया की कई, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के कई स्टेट्स में जो शादियां हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बजाय वो आईटी सेक्टर में काम कर रहे आईटी एम्प्लॉय से करवाना प्रेफर करते हैं, बिकॉज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आईटी सेक्टर को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एजुकेशन दे हैव गॉट।
तो एजुकेशन के बेसिस पे भी आपकी सोसाइटी में आपकी पोजीशन डिफाइन की जाएगी। नेक्स्ट इज इनकम। अब देखिए एजुकेशन में भी है, हायर योर डिग्री हायर विल बी योर इनकम एंड हायर विल बी योर स्टेटस। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इट गिव्स राइज टू द क्लास सिस्टम, और क्लास सिस्टम मींस इकोनॉमिक सिस्टम जो पैसे के ऊपर बेस्ड है, जितना पैसा उतना अमीर। तो यहां पे थर्ड इंपैक्ट क्या है, इनकम। जिसकी जितनी इनकम वो सोसाइटी में उतना अमीर, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को इंसान बिलोंग करता है, चाहे शूद्र कम्युनिटी का कोई आदमी होगा, अगर वो करोड़पति है, उसका बिलियन ऑफ डॉलर्स है, बिलियंस ऑफ डॉलर है, यू विल नॉट कंसीडर हिज कास्ट और हर कास्ट। आपको सिर्फ उसका पैसा दिखेगा और आप उसको सोसाइटी में आप उसको उतनी ही रिस्पेक्ट दोगे जो हायर कम्युनिटी के इंसान को देते हो, हायर कास्ट के इंसान को देते हो। तो इनकम मींस हायर योर इनकम हायर विल बी योर रैंक और स्टेटस इन द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में जो रिच होगा, बड़ी सी एग्जांपल देता हूं, जो रिच होगा, रिच विल बी रिस्पेक्टेड नो मैटर व्हाट, कैसा एटीट्यूड है उसका, उसको हर कोई रिस्पेक्ट देगा। बट पुअर नो मैटर व्हाट, कितना अच्छा भी क्यों ना हो, एवरीबॉडी विल हेट पुअर। चोरी का इल्जाम भी लगना होगा वो रिच पे ही लगेगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उसने की है या नहीं की है। तो इनकम के बेस पे भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है। देन कास्ट। कास्ट आज के टाइम पे इंडस्ट्रियल एरा में कास्ट एक यूजलेस कॉन्सेप्ट बन चुका है। कास्ट की कोई इतनी प्रेवलेंस है ही नहीं। कास्ट सिर्फ ट्रेडिशनल मैनर में आप कंसीडर कर सकते हो, पर इंडस्ट्रियल एरा में कास्ट का कोई रोल नहीं रहा है आज के टाइम पे। कास्ट का सिर्फ रिलीजियस पर्पस हो सकता है आज के टाइम पे, बट कास्ट का कोई इकोनॉमिक पर्पस नहीं है। क्योंकि सोसाइटी आपकी ऑक्यूपेशन, आप आईएएस ऑफिसर हो, चाहे किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, आपको सोसाइटी में हायर रैंक ही दिया जाएगा। आपकी एजुकेशन उसके बेसिस पे आपको हायर रैंक दिया जाएगा, आपकी इनकम के बेसिस पे हायर रैंक दिया जाएगा। और कास्ट क्या है आज के टाइम पे? कास्ट क्या है? इंडस्ट्रियल एरा में कास्ट आपका वो क्लास है। आज के टाइम पे लोग एक ही बात करते हैं, आपकी कास्ट क्या है? आइदर यू आर रिच, और दूसरी कास्ट क्या है? यू आर पुअर। तो योर कास्ट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू क्लास सिस्टम। रिच इज कंसिडर्ड एज हायर कास्ट एंड पुअर इज कंसिडर्ड एज लोअर कास्ट। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट वो किस भी कास्ट को पहले क्यों ना बिलोंग करते हो, बट अगर वो रिच है तो वो हायर ही कंसिडर किए जाएंगे, और अगर एक हायर कास्ट वाला पुअर है वो विल बी कंसिडर एज लोअर। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या इंपैक्ट हुए हमारे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर, रिलीजन पे ऊपर क्या इंपैक्ट हुए? देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ आपके बीच में। साइंटिफिक टेम्पर मींस आपने साइंस की नजर से सबको देखना स्टार्ट किया, आपके अंदर रीजन डेवलप हुआ, रीजन मींस समझदारी डेवलप हुई, आपने टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रमोट किया, आपने मटीरियलिज्म को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मटीरियलिज्म को मीन जो चीजें आपके सामने हैं आप उसी चीज को विश्वास करेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इन चीजों को प्रमोट किया, मींस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इन चीजों को प्रमोट किया। तो कहीं ना कहीं रिलीजन जो सुपरस्टिशन के साथ जुड़ा था, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो आज के टाइम पे वो सुपरस्टिशन में कहीं ना कहीं डिक्लाइन आया है। बिकॉज आप हर चीज को रीजन की नजर से देखते हैं, समझदारी की नजर से देखते हैं, आप हर चीज की जस्टिफिकेशन मांगते हैं। दैट इज व्हाई देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ सुपरस्टिशन। थर्ड, रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ रही है। देखिए आप आज एजुकेटेड हो रहे हैं, आप इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं, इंडस्ट्री में आपको आपका जो कलीग होगा, आपका पीयर होगा, पीयर ग्रुप का मेंबर होगा, वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग कर सकता है। जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति सस्पिशन होगा, शक होगा, आपके आइडियाज मैच नहीं करते। बट जैसे आप काम करना स्टार्ट करोगे, देयर विल बी शेयर ऑफ नॉलेज, देयर विल बी शेयर ऑफ आइडिया, देयर विल बी शेयर ऑफ बिलीव्स। तो आपको दिखना स्टार्ट होगा आपके कौन से बिलीव्स गलत हैं और उनके कौन से बिलीव्स सही हैं। जब आप एक दूसरे का घुलोगे, मिलोगे, आप एक दूसरे इंटरेक्ट करोगे, तो आपका जो विजन है, आपका होराइजन है, वो ब्रॉड होना स्टार्ट होगा। जब आपका विजन ब्रॉड होना स्टार्ट होगा, आप एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे, अपने अपने रिलीजन के अंदर भी गलतियां ढूंढना स्टार्ट करोगे और उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे। और आपको एक ही चीज दिखेगी, हर रिलीजन कहता है वी ऑल आर वी, हम एक हैं, वी ऑल आर वन। और हर रिलीजन बात करता है
वी फीलिंग की, मींस यूनिटी की बात करता है। तो आपके बीच में रिलीजियस टॉलरेंस की डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपको मिलके काम करना है। तो रिलीजियस टॉलरेंस की डेवलपमेंट भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक देन है आज की एरा में। एंड द लास्ट इज सेकुलर स्टेट। देखिए दो तरह की स्टेट होती है, एक होती है थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट मींस जो किसी एक रिलीजन को मान्यता दे। जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मींस इस्लाम को उन्होंने मान्यता दी है, दैट इज थियोक्रेटिक स्टेट। और दूसरी होती है सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट मींस वो स्टेट जो किसी भी रिलीजन को मान्यता ना दे। मान्यता का मतलब है वो किसी भी, ऐसा नहीं कि रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मींस किसी भी रिलीजन को वो एक स्टेट रिलीजन नहीं मानते हैं, वो सब बोलते हैं सारे रिलीजन इक्वल हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मेन जो फोकस था दैट इज ऑन द इकोनॉमी। डेवलपमेंट पे मेन फोकस रखा गया, और डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब सोसाइटी के सारे सेक्शंस को हम साथ लेकर चलें। सबका साथ सबका विकास, जब सबको साथ लेके चलेंगे तभी हमारी कंट्री डेवलप कर सकेगी। तो इसी वजह से सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम आज वो छोटी सोच रख के नहीं चल सकते कि हम एक रिलीजन को प्रमोट करेंगे, क्योंकि अगर आप एक रिलीजन को प्रमोट करोगे आप एक ब्रॉडर होराइजन से नहीं देख पाओगे चीजों को, और आपकी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाएगी। बट अगर आप साइंटिफिक टेम्पर से चीजों को देखोगे, आपको दिखेगा ऑल आर इक्वल और सबकी मुझे जरूरत है इफ आई वांट टू ग्रो, इफ आई वांट माय इकोनॉमी टू ग्रो। तो सेकुलर स्टेट के कॉन्सेप्ट की इमर्जेंस हुई। नेक्स्ट इज आपके मॉरल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, मतलब आपकी जजमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आउटलुक रैशनल हुआ, आप और समझदार हुए, आप चीजों को आप हर चीज की जस्टिफिकेशन मांगते हैं। आप बोलते हैं अगर कोई चीज ऐसी है तो उसको जस्टिफाई कीजिए, और उसी जस्टिफिकेशन की बेसिस पे आप चीजों को, आप किसी पर्टिकुलर चीजों पर एक्शन ले सकते हैं। तो आपका रैशनल आउटलुक डेवलपमेंट हुई। दूसरा, अब हमारे मॉरल्स, हम बोलते हैं कर्मा पे विश्वास किया। आज कर्मा पे कोई विश्वास नहीं करता, आज सिर्फ मटेरियलिस्टिक आउटलुक है। हम बोलते हैं जो हमें चीज दिख रही है व्हाट इज, उसी पे विश्वास करो जो चीज है, रादर देन व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। आज हम इस पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। व्हाट ऑट टू बी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेके जाता है, एंड व्हाट इज हमें मटेरियलिज्म की तरफ लेके जाता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमें एक ही बात सिखाई है कि दुनिया में हमें जो चीज है उसी को देखना है, उसी के ऊपर फोकस करना है, उसी के हिसाब से चलना है। दूसरी दुनिया है या नहीं है हमें उसके बारे में नहीं पता, तो उसके ऊपर फोकस भी नहीं करना है। तो मटेरियलिस्टिक आउटलुक डेवलपमेंट हुई। इंडिविजुअलिज्म, लोग और ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होना स्टार्ट हुए, आपस में ही रहते हैं, अपने अंदर रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हुए लोग, मतलब ही बनना स्टार्ट हो चुके हैं आज के लोग। मेट्रोपॉलिटन सिटी में नेबर के साथ कोई कंसर्न नहीं है, आप किसी के घर की बेल भी नहीं बजा सकते, दे विल इवन कंप्लेन अबाउट यू कि हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने। तो इंडिविजुअलिज्म ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो इसकी वजह से क्राइम रेट भी बढ़ना स्टार्ट हुए। क्राइम रेट, जब आप अपनी प्राइवेसी पे मेन फोकस कर रहे हैं तो मींस कमरे में आपके क्या डेवलपमेंट हो रही है, किन प्रिंसिपल्स को आप एडहेयर कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, वो किसी का कंसर्न नहीं है। दूसरा, आप फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मॉरल्स को डेवलप करने में। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रीज में नौकरी पाने की वजह से हम अपने घरों से इंडस्ट्रीज की तरफ मूव किए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहां पे हर कोई सेल्फ सेंटर्ड है। फैमिली का होल्ड हमारे ऊपर कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो इसकी वजह से हमारे अंदर जो मॉरल की डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई है। इसकी वजह मॉरल, जब हमारे फैमिली का कंट्रोल हम पे नहीं होगा, जब सोशल कंट्रोल हम पे नहीं है, तो हम किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है उसको गाइड करने के लिए कोई नहीं है, कोई ऐसी फोर्स नहीं है। तो इसी की वजह से आज के टाइम पे क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड है, ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, इसकी वजह से क्राइम रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। एंड द लास्ट इज सोशल कंट्रोल। जैसे मैंने अभी बताया, फैमिली साथ नहीं है, फैमिली हमें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आज हम सोसाइटी को भी इतने प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। आज हम कहते हैं माई लाइफ माई रूल्स, और आज एक और कॉन्सेप्ट चल रहा है सोसाइटी हमारे लिए क्या कर रही है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की वजह से लोगों ने सोसाइटी को एक सेकंड क्लास स्टेटस देना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से सोसाइटी के कंट्रोल को लोग नहीं मान रहे और सोसाइटी का कंट्रोल कहीं ना कहीं लूज हो रहा है। तो आई थिंक ये इंपैक्ट जो मॉरल्स के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो आपको क्लियर हुए होंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट हुए। प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हुई, आपके ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड आपका बढ़ा। जैसे मैंने आपको बताया, हाईली स्किल्ड और लो स्किल्ड लेबर्स में क्लासिफिकेशन हुई,
स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे आपका एक स्टेटस डिसाइड किया गया सोसाइटी के अंदर, इनकम डेवलप हुई इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बनना स्टार्ट हुआ। पहले के टाइम पे टीवी किसी किसी के घर पे थे, फ्रिज किसी किसी के घर पे थे, आज हर किसी के लिए ये कॉमन चीजें हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है क्योंकि ज्यादा लेबर मार्केट में आया है, इंडस्ट्री तो कम है। अब वो फाइट हो रही है लोगों के बीच में टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट। कुछ ही लोगों को इंडस्ट्री अब्सॉर्ब कर सकती है और मेजॉरिटी ऑफ लोग अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं। जैसे अभी मैंने अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड आपको बताया, ज्यादा लोग काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब इंडस्ट्री में उनको जॉब मिल भी रही है, मालिक चाहता है प्रॉफिट को बढ़ाया जाए और जो लेबर्स की वेजेस है उनको कम किया जाए, और लेबर चाहते हैं वेजेस बढ़ाई जाए। तो ये जो दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, वेल्थ की कंसंट्रेशन हो रही है, अमीर और अमीर हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और गरीब हो रहा है। क्योंकि जो प्रोड्यूसर है, जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका मेन मोटिव है पैसा कमाना, और वो लेबर्स की इनकम कम कर रहे जा रहे हैं। तो लेबर गरीब हो रहा है और आपका जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, वो अमीर हो रहा है। दुनिया के 1% रिच दुनिया की 40% वेल्थ को एक्वायर करके बैठे हुए हैं। एंड द लास्ट इज स्प्रेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, हमें किसी से कंसर्न नहीं है। हर कंट्री चाहती है उसी की इकोनॉमी डेवलप करे और दूसरे के एक्सपेंस पे। मींस अगर दूसरी कंट्री को हमें तबाह भी करना पड़ रहा है अपने डेवलपमेंट के लिए, हम वो भी करने में एक मिनट भी हिचकिचाएंगे नहीं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज गेटिंग पुअरर। इसकी वजह से क्लास कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। पुअर अटैक करते हैं रिच के ऊपर, और रिच भी पुअर को सप्रेस करने के लिए कुछ भी करते हैं। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। एंड जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, दैट इज योर कॉटेज इंडस्ट्रीज, उनमें भी डिक्लाइन आया है। आज के टाइम पे आपकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी है, जो हाथों से चीजें बनाई जाती है वो खत्म हो चुकी हैं। आज मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आइए गाइस, इसके ऊपर हम एमसीक्यूज देखते हैं। तो क्या एमसीक्यूज हैं आज जो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, क्या क्या इंपैक्ट पड़े उसके बारे में देखते हैं। इंडस्ट्रीज का क्या इंपैक्ट हुआ हमारे रिलीजन के ऊपर। एल्टॉन मेयो के अकॉर्डिंग, एल्टॉन मेयो, इनको हम कह सकते हैं ही इज द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इंपैक्ट रहा है हमारी सोसाइटी के ऊपर, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। और फादर ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी इज एल्टॉन मेयो। इन्होंने कहा रिलीजन पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। हम रिलीजियस से नॉन रिलीजियस सोसाइटी बन चुके हैं, हम रिचुअलिस्टिक से, रिचुअल मानने वाले लोगों से सेकुलर सोसाइटी बन चुके हैं। हमने एक अडैप्टिव सोसाइटी मीन सेकुलर सोसाइटी की क्रिएशन की है, हम सबको अडैप्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे। या हमने नॉर्मेटिव टू ओपन सोसाइटी, नॉर्मेटिव मीन जो फिलॉसफी पे बेस थी उसके अलावा बजाय हमने ओपन सोसाइटी क्रिएट की है। तो इसका आंसर है हमने एक अडैप्टिव सोसाइटी क्रिएट की है। हम कास्ट के बेसिस पे डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे, हम रिलीजन के बेसिस पे डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे, और हम हर चीज को साथ लेके चल रहे हैं, और हम साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हो रही है उनको भी अडैप्ट कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे हमने एक अडैप्टिव सोसाइटी को क्रिएट किया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, एशियन टाइगर्स किसको कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के टर्म में। क्या ये ग्रुप ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जिसको मैंने आपको कहा था आपकी आसियान कंट्रीज लास्ट वीडियो लेक्चर में ग्लोबलाइजेशन में। क्या ये आसियान कंट्री जिन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्वायर किया, उनको एशियन टाइगर कहते हैं। या ये वो बड़ी जंगली बिल्ली है जो एशिया में पाई जाती है, या ये वो चाइनीज सिटीज हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, या मिडल ईस्टर्न जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है उनको कहा जाता है। तो याद रखिए आपके पेपर में आपको आ सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में एशियन टाइगर कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन आसियान कंट्रीज जिन्होंने बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन देखी, एक्सपीरियंस की और इकोनॉमिक ग्रोथ देखी। आज आसियान कंट्री अगर पूरे आसियान कंट्री को इकट्ठा लेके चले तो वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज के अंदर आती है। तो गाइस आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके अंदर हमने एक्सटेंसिवली पढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का आपकी सोसाइटी के ऊपर, आपके मैरिज के ऊपर, आपके सोसाइटी के हर स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, और उसको हमने इलैबोरेटली समझने की कोशिश भी किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो मैसेज है फ्री एजुकेशन का हर जो कैंडिडेट, डिजायरिंग कैंडिडेट है उसके बीच में स्प्रेड करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द मंजिल क्लासेस गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।